हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को कर रहे हैं, लाइक एक तरफ एप्टीट्यूड चल रहा है, दूसरी तरफ मैं मैकेनिकल में थर्मोडायनेमिक्स कवर कर रहा हूँ। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर लेंगे करेंगे थर्मोडायनेमिक्स करेंगे और उसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमने कहाँ तक देखा था? फर्स्ट लॉ तक देखा था। हमने कहाँ तक देखा था? फर्स्ट लॉ तक देखा था। और फर्स्ट लॉ में क्या चीज? फर्स्ट लॉ में हमने ये देखा था कि फर्स्ट लॉ में जो इक्वेशन आई थी हमारी, वो थी डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। ये क्या था हमारा? फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर कट इसलिए लगा है क्योंकि हीट और वर्क दोनों क्या है? इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं और पाथ फंक्शन होते हैं, प्रॉपर पॉइंट प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर कट लगा था। और इंटरनल एनर्जी हमारा क्या होता है? ये क्या होता है? पॉइंट फंक्शन होता है। क्या होता है? पॉइंट फंक्शन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। क्लियर? ये इक्वेशन किसके लिए थी? ये इक्वेशन थी क्लोज्ड और स्टेशनरी सिस्टम के लिए। किसके लिए? क्लोज्ड और स्टेशनरी सिस्टम। क्लोज्ड एंड स्टेशनरी सिस्टम। क्लियर? अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक हीट को। किसको डिफाइन करेंगे? स्पेसिफिक हीट को। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट। जनरली हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक हीट को लिखते हैं Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहां से क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन एम डेल्टा टी। मतलब यूनिट मास का टेम्परेचर रीच करने के लिए हमें कितने एनर्जी की रिक्वायर्ड है, वो हमें क्या बताता है? स्पेसिफिक हीट बताता है। क्लियर? मतलब यहां से हमें कितने एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, यूनिट मास का टेम्परेचर रीच करने के लिए, या टेम्परेचर यूनिट मास का टेम्परेचर चेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायर है, या रिक्वायर्ड एनर्जी टू चेक द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, वो क्या बताता है? स्पेसिफिक हीट बताता है। क्लियर? यहां से हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। स्पेसिफिक हीट यहां से हम देखेंगे कितने टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप, वन इज सीपी, अनदर वन इज सीबी। सीपी क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर। क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर। और ये क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? ओके, अब हम देखेंगे यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे सीबी के लिए बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सीबी की बात करेंगे। ठीक है, किसकी? सीबी की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, मान के चलिए हमारे पास इधर एक कोई कंटेनर है। क्लियर है? क्या है? कंटेनर या पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मान लीजिए। ठीक है ना? क्या है? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है। क्या भरा है? एयर। ठीक है, एयर एज ए आइडियल गैस। एयर एज ए आइडियल गैस। ठीक है ना? क्या भरा है यहाँ पर? एयर भरा है। ठीक है, इनिशियली इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। क्लियर? ये क्या है? पिस्टन है। ये क्या है? इसका पिस्टन है, मतलब ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। क्लियर? हमने क्या किया, जरा ध्यान से समझिएगा। और इंटरनल हमने क्या किया? इसको क्या प्रोवाइड कर दिया? हीट दे दिया। क्या प्रोवाइड कर दिया? हीट। अब जब कभी भी ध्यान से समझिएगा, किसी भी सिस्टम को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब उनमें कोलिजन होता है आपस में। ठीक है, तो यहां से क्या होता है? टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीज करता है जब कभी भी किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? टेम्परेचर क्या है? इंटरनल एनर्जी का, सॉरी, टेम्परेचर क्या है? ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है ओनली फॉर आइडियल गैस। क्लियर? अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी, मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। क्या करेंगे? गैस के जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, तो ये पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर। मतलब वॉल्यूम गोइंग टू चेंज। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब ये बताइए कि जिस तरीके से, जरा ध्यान से समझिएगा, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी ये पिस्टन फ्री है मूव करने के लिए। अभी पिस्टन क्या है? फ्री है
मूव करने के लिए। तो हमने इसको हीट दी, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, मतलब टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है। तो पिस्टन पे जो है एयर के मॉलिक्यूल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ये तो ये केस हो गया क्लियर। इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब मैंने क्या कहा, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर स्टॉपर लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं, स्टॉपर। ठीक है क्लियर। अब बताइए इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, अब कोई चेंज नहीं होगा, अब कोई चेंज नहीं, क्योंकि स्टॉपर लगा दिया है। आप चाहे जितनी हीट दीजिए, पिस्टन अपने 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 ही जगह पर रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जब ये पिस्टन इसको हीट सप्लाई करेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी एयर की। क्लियर, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और जो एयर का प्रेशर है, ठीक है ना, ये क्या है, एयर का प्रेशर, यहाँ पे क्या है, पी एयर, एयर का प्रेशर, इसको अपवर्ड डायरेक्शन मिल जाएगा। तो मतलब अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो जरा ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम लिखते हैं dq इक्वल टू du प्लस डेल डब्ल्यू। क्या लिखते हैं, du प्लस डेल डब्ल्यू। क्लियर। अगर अब मैं आपको आगे बताऊंगा, जब कभी भी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, du इक्वल टू dq इक्वल टू du प्लस pdv। क्या लिख सकते हैं इसको, pdv लिख सकते हैं। मतलब ठीक है, यहाँ पे हमने ध्यान से समझिएगा, यहाँ में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया है। क्या कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब वर्क जीरो हो जाएगा, कोई वर्क नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू du हो जाएगा। क्या हो जाएगा, du, और इसे du को क्या हम लिख सकते हैं, dq इक्वल टू mcb dt। क्लियर, क्या हो जाएगा, mcb dt। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपका, यहां से निकल के आ जाएगा, यहां से जो निकल के आएगा आपका cb इक्वल टू dq अपॉन m dt। क्लियर, यहां से निकल के आएगा सॉरी, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है आपका टेम्परेचर, यूनिट मास के टेम्परेचर को रेज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्या होगी, आपकी स्पेसिफिक हीट होगी। ये स्पेसिफिक हीट पर है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। क्लियर, ध्यान से समझिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से इसको लिख सकते हैं, यहां से ये निकला। अब ये बताइए इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, du इक्वल टू mcb dt। क्लियर। तो ये बताइए अगर इसको मैं पर यूनिट मास देखूं तो ये हम कमान 1 हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, cb इक्वल टू du बाई dt। कहां पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कहां पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से इसको हम, एक मिनट, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। जरा ये देखिए, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से इस इक्वेशन से, यहां से इस इक्वेशन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं du इक्वल टू mcb dt। क्लियर। तो यहाँ से cb, अगर यूनिट मास के लिए चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर को रेज करना है, मतलब एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो cb इक्वल टू कितना हो जाएगा, du बाई dt हो जाएगा। क्लियर, और कहाँ हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। मतलब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर हुआ, ठीक है। तो मतलब स्पेसिफिक हीट क्या बताता है कि हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड है, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड इसका टेम्परेचर रेज करने के लिए, यूनिट मास का टेम्परेचर रेज करने के लिए। क्लियर, ये आपका क्या होगा, सीपी, ये आपका सीबी हो गया। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे, इसके बारे में देखेंगे, सीपी के बारे में देखेंगे। तो किसके बारे में देखेंगे, यहाँ पे हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है। क्लियर, अब जरा ध्यान से देखते रहिए। क्लियर, ठीक है। अब हम किसके बारे में देखेंगे, सीपी के बारे में देखेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा सीपी के बारे में देखेंगे। देखिए सीपी के बारे में देखेंगे, ये बताइए अगर मैं कहूं, मैंने यहाँ पर दूसरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पिस्टन लगा दिया, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर P1 B1 एनीथिंग कुछ भी ले लीजिए। अभी हमने क्या किया, इस पे स्टॉपर नहीं लगाया। ठीक है, अब बताइए हमें
अगर जब यहाँ पे क्या लगा था, स्टॉपर लगा था, यहाँ पे कोई स्टॉपर नहीं है, हमने क्या कर दिया, इसको हीट प्रोवाइड कर दिया। क्या प्रोवाइड कर दिया? हीट। मतलब टेम्परेचर गोइंग टू इंक्रीज एज पैरेलल टू हीट। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या है? टेम्परेचर का फंक्शन है आइडियल गैस के लिए। क्लियर? ये क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये इस पर क्या लगाएगा? प्रेशर फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? प्रेशर फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। तो अब ये पिस्टन कहाँ जाएगा? अब इस पे कोई स्टॉपर नहीं है, तब कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। कहाँ जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा। मान लो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की? यक्स कवर की। क्लियर? अब हमें आप ये बताइए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। क्लियर? ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर को क्या आपको मानना पड़ेगा? देखो ये प्रोसेस जो होता है क्वासी स्टैटिक मैनर में होता है। किसमें होता है? क्वासी स्टैटिक मैनर। क्वासी स्टैटिक मैनर का मतलब ये होता है कि बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेट बीच में होगी, जब हम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाएंगे और प्रेशर मतलब एक तरीके से कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी पी बी। क्लियर? यहाँ से हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू डी को बाहर कॉमन ले लेंगे तो यू प्लस क्या हो जाएगा? पी बी हो जाएगा। यही तो है आपका डी क्यू इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। क्लियर? ये कैपिटल में है तो डी एच आ जाएगा। कितना आ जाएगा? डी एच। और इसी डी एच को क्या लिखते हैं? एम सी पी डी टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एम सी पी डी टी लिखते हैं। अब जरा यहाँ से ये बताइए मुझे, अगर मैं इन दोनों को उठाऊं, इन दोनों को, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? सी पी इक्वल टू यूनिट मास के लिए देखो तो एम बराबर 1 हो जाएगा, और यूनिट मास के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा डी एच बाई डी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। मतलब ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी है। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी। क्लियर? एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्लियर हुआ आपको? ये आपका सीबी है, ये आपका सीपी है। हमने क्या कहा? यहाँ ध्यान से देखिए, सीबी हमने कहा यहाँ पे मैंने स्टॉपर लगा दिया तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वर्क 0 हो जाएगा, यहाँ पर एमसीबी डीटी हो जाएगा। क्लियर? हमने क्या कहा? जब यहाँ पे हीट दी तो यहाँ पे एनर्जी कम लग रही है और यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लग रही है। पूछे क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सिर्फ क्या लग रहा है? यहाँ पे एनर्जी सिर्फ इंटरनल, यहाँ पे जितनी एनर्जी दे रहे हैं, मान के चलिए आपने क्या कर दिया, क्यू को मान के चलिए 200 दे दिया, तो लगभग 150 क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चला जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो एनर्जी होगा वो 50 वो कहीं नहीं जाएगा, वो भी इंटरनल एनर्जी में ही जाएगा, क्योंकि स्टॉपर लगा हुआ है, इस पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, मतलब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। क्लियर? यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए क्यों आपने 400 दे दिया, ठीक है, तो मान लीजिए 350 कहाँ गया? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और 50 यहाँ से यहाँ जाने में होगा। ठीक है, तो मतलब वर्क में कितना गया? 50, इंटरनल एनर्जी में कितना गया? 350। मतलब यहाँ पे आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है इस कंपेरिजन में। ठीक है, अब जरा देखिए, आप लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? बहुत प्यार से लिखते हैं सीपी ग्रेटर देन सीबी, यही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब इसका मतलब समझ लीजिए, सीपी सीबी से ज्यादा क्यों है? सीबी में आप चेक कर लीजिए, स्टॉपर लगा है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी आप बढ़ा रहे हो, कोई वर्क नहीं हो रहा है, मतलब एनर्जी कम है। सीबी देखिए इससे कम है। देखिए यहाँ सीपी में देखिए, यहाँ जब आपने हीट दी तो यहाँ आपने क्या किया? इंटरनल एनर्जी तो बढ़ाया ही बढ़ाया, साथ में अपने वर्क भी किया है, तो मतलब एनर्जी कहाँ ज्यादा लग रही है? यहाँ पर, और यहाँ पे कम लग रही है, इसीलिए सीपी क्या होता है? सीबी से ज्यादा होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, आई होप इट विल क्लियर। ओके, तो आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए आइए आइए, टाइप ऑफ वर्क देखेंगे। टाइप ऑफ क्या देखेंगे? या टाइप्स ऑफ प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, वर्क
इन टाइप्स ऑफ प्रोसेस। पहला प्रोसेस कौन सा देखेंगे हम लोग? कांस्टेंट प्रेशर। क्या देखेंगे? कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर? अच्छा ये बताइए, अगर मान के चलिए हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है, पीबी डायग्राम है, कोई क्या है, पीबी डायग्राम। क्या है? एक पीबी डायग्राम है हमारे पास। क्लियर? हम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहे हैं, ऐसे। कैसे? ऐसे। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे B1 है, एक मिनट सॉरी, मान के चलिए यहाँ पे B1 है, प्रेशर मान लीजिए इसका किलो पास्कल में है। किसमें है? किलो पास्कल में। वॉल्यूम किसमें है? मीटर क्यूब में है। यहाँ पे कितना है? B2। क्लियर? जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्क पूछ रहा है। क्लियर? तो आप ये बताइए मुझे, आप जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, आप जानते हैं जो सॉरी कि जो डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है W, वो क्या होता है? इंटीग्रेशन PdV होता है P1 से B2। ये होता है कि नहीं होता डिस्प्लेसमेंट वर्क? ठीक है ना, क्लोज सिस्टम के लिए। क्लियर? तो यहाँ से W कितना आ जाएगा? P अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये केवल dV हो जाएगा, ये B1 से B2 हो जाएगा। मतलब इतनी एरिया है। कितनी एरिया? इतनी एरिया आएगी। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? W इक्वल टू P B2 माइनस B1। ये क्या है? कांस्टेंट प्रेशर का वर्क है। क्लियर? ठीक है, यहाँ ये अब हम क्या करेंगे? वर्क देखेंगे। सेकेंड नंबर, पहला नंबर था कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या देखेंगे? कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? यहाँ पे पीबी डायग्राम बनाइए जरा। यहाँ पे क्या है? पीबी डायग्राम। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा जरा। जरा ध्यान से समझिएगा, एक मिनट। इधर देखिए जरा, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, मतलब अगर मान के चलिए कोई हमारे पास प्रोसेस ऐसा है, या ऐसा भी मान के चलते हैं, ऊपर से नीचे भी मान लीजिए, या एक स्टेट 1 स्टेट 2, इसको मान लीजिए स्टेट 4, इसको मान लीजिए स्टेट 3, कुछ भी मान लीजिए, एक ही मान लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, फाइनली हम फिर क्या देखेंगे? PdV देखेंगे, B1 से B2। यहाँ क्या है? B1 बराबर B2 है। क्लियर? तो यहाँ पे वर्क कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? अगला देखेंगे, ध्यान से समझिए, अगला देखेंगे आइसोथर्मल के लिए। किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए देखेंगे। आइसोथर्मल में आप मुझे ये बताइए, टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब अगर मैं आपसे कह दूं, जरा यहाँ देखिए, एक चीज यहाँ पे लिखना भूल गया, ये बताइए, अगर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू MRT से, PV इक्वल टू MRT से अगर प्रेशर कांस्टेंट है और ये दोनों ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ तो क्या हो जाएगा? यहाँ से B1/T1 इक्वल टू B2/T2 हो जाएगा इसके लिए। क्लियर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? PV इक्वल टू MRT लिख सकते हैं। अगर यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, इन दोनों को ऑलरेडी मास कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, तो कितना हो जाएगा? P1/T1 इक्वल टू P2/T2। क्लियर? इसके लिए अब ये बताइए, अगर यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। पहले हम पीबी डायग्राम बनाएंगे। अगर मान के चलिए आइसोथर्मल, मतलब अगर देखिए जरा, PV इक्वल टू कितना है? यहाँ देखिए जरा, PV इक्वल टू MRT है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ध्यान से समझिएगा, टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है, ये दोनों ऑल्सो कांस्टेंट है, PV इक्वल टू कांस्टेंट नहीं हो जाएगा यहाँ से? बताइए, मतलब अगर तुम मैथमेटिक्स में जानते होगे, अगर आपको पता होगा, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट किसका ग्राफ होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। किसका होता है? रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला इसका ग्राफ होता है। क्लियर? और इसका ग्राफ होता कैसे है? ऐसे। क्लियर? अब क्या हुआ, यहां पे मान लीजिए स्टेट 1, ठीक है, ये 1, ये 2, ये B1, ये B2 हो जाएगा, ठीक है, ये P1 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा, इधर प्रेशर, इधर वॉल्यूम रहेगा। क्लियर? अब ये बताइए, ध्यान से समझिएगा, यहां बताइए W इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? PdV, B1 से B2, तो यहां से P कितना आ जाएगा? C/B आ जाएगा कि नहीं? इतना आ जाएगा C/B। क्लियर? यहां से अगर P निकालेंगे C/B आएगा, यहां उठा के रखो, B1 से B, C/B dV। क्लियर? इक्वल टू B1 से B2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? एक मिनट, C को बाहर निकाल लीजिए, dV/B। अब क्या इंटीग्रेशन dx/x का होता है? ln x होता है। क्लियर? तो यहां से कितना हो जाएगा? W ln B हो जाएगा, ये C, ठीक है, dV/B कितना हो जाएगा? ln B, ठीक है, ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा। क्लियर? इसको क्या लिख सकते हैं? C ln B2 माइनस ln B1। अब आप जानते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? log a माइनस log b इक्वल टू log a by b होता है। log a माइनस log b इक्वल टू log a by b होता है। तो यहां से W कितना आ जाएगा? C ln B2 by B1। अच्छा ये बताइए, ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? P1 B1 इक्वल टू P2 B2। देखिए यहां से, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो P1 B1 इक्वल टू P2 B2 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? C ln P1 by P2 लिख सकते हैं कि नहीं? कितना? C ln P1 by P2। क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला किसके लिए है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जिसमें होता है Pb की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर? यहां पे देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये बताओ W इक्वल टू क्या होता है? PdV होता है आपका P1 से P2, बताइए। ठीक है, आपने क्या कहा? आपने कहा यहां से Pb की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर? तो P की जगह रखेंगे अगर इसको हम, C/B की पावर n हो जाएगा इक्वल टू P। इसको उठा के कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर W इक्वल टू ये हो जाएगा B1 से B2, ये कितना हो जाएगा? CB की पावर n, ये dV हो जाएगा। क्लियर? तो इसको जरा देखिए, C हम बाहर निकाल लेंगे तो B1 से B2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? dP अपान B की पावर n। क्लियर? ध्यान से समझिए जरा। अब देखिए, आपने एक इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा था, अगर x की पावर n dx होता है इंटीग्रेशन, तो कितना होता है? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। ये होता है कि नहीं इंटीग्रेशन? वही यहाँ पे क्या करना है हमको? अप्लाई करना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन b1 टू b2, ये हो जाएगा b की पावर n माइनस n, ठीक है, ये हो जाएगा dp। आगे जब इसको ले जाएंगे तो सॉल्व करके आप लोग लिख लेंगे आराम से। यहाँ देखिए, आगे जब इसको ले जाएंगे तो ये आएगा W इक्वल टू C ब्रैकेट में B की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 1 B1 B2। जब आप B1 B2 यहाँ पे रखेंगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा फाइनल, वो मिलेगा P2 B2 माइनस P1 B1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। ये आपका क्या हो जाएगा? W पॉलीट्रॉपिक वर्क आ जाएगा जब आप यहाँ रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रख के सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये किसके लिए होगा? पॉलीट्रॉपिक के लिए हो गया।
अब हम देखेंगे रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए, कौन सा नंबर, 5वां, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब, एडियाबेटिक का मतलब क्या होगा, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। ऑलरेडी बता चुका हूँ, डायथर्मिक अलाउ करेगा जब वो कंडक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। और भी चीजें हम देख चुके हैं इसके पहले। अब ये बताइए, एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक का मतलब हो गया पीबी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे गामा क्या है 1.4 एयर के लिए होता है, और ये क्या होता है, एडियाबेटिक इंडेक्स होता है, एडियाबेटिक इंडेक्स, इसको लिख लीजिए, ये क्या है, एडियाबेटिक क्या है, ये इंडेक्स है। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली यहां से पी का मान कितना जाएगा, सी बी की पावर गामा, ये कितना हो जाएगा, बी की पावर माइनस गामा, और ये सी हो जाएगा। आप यहां उठा के पुट कर दीजिएगा इंटीग्रेशन में, ठीक है, पी की जगह पर कितना, बी की पावर माइनस गामा, और सी को बाहर ले लेंगे, बी1 से बी, एक मिनट, यहां देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका W इक्वल टू सी, बाहर आ जाएगा, बी की पावर माइनस गामा डी बी, बी1 से बी2। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपको मिलेगा P2 माइनस P1 B1 पान गामा माइनस 1, ये आपको मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या किए जा सकते हैं वो देखते हैं। देखिए ये क्लियर हुआ, ध्यान से देखते रहिए, चेंजेस क्या किए जा सकते हैं वो ध्यान से देखते हैं। देखिए अब आप मुझे सॉरी, अब आप मुझे ये बताइए, आप जानते हैं पीबी इक्वल टू क्या होता है, एमआरटी, क्लियर। दूसरा एक इक्वेशन होता है पीबी इक्वल टू एनआर बार टी। पहले इसको समझ लेते हैं दोनों इक्वेशन को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्लियर। ये बताइए, ध्यान से समझिए, ये किस पर है, मास बेसिस है, क्या है ये, मास बेसिस इक्वेशन है, क्या है, और ये क्या है, मोल बेसिस है, क्या है ये, मोल बेसिस, क्लियर, क्लियर, ठीक है। यहां पर R इक्वल टू होगा R बार बाई M, इसका मान होगा 8.314, जिसमें से एक क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दूसरा क्या है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, क्लियर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं लिखूं इसको यहां से PdB इक्वल टू MRDT, कोई प्रॉब्लम, PdB इक्वल टू MRDT, मतलब इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या, MRT2 माइनस T1 अपान गामा माइनस 1, बताइए, यहां से चेक करिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये दोनों कांस्टेंट है, केवल ये और ये चीज वैरी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, PdB का मतलब ये हो गया P2B2 माइनस P1B1, सॉरी P1B1, इसका मतलब हो गया हमार T2 माइनस T1, क्लियर। जरा ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो गया। यहाँ पे ऐसे चेंज कर सकते हैं, P2B2 माइनस P1B1 की जगह क्या लिख सकते हैं, MRT2 माइनस T1 अपान N माइनस 1, ठीक है, जहाँ पे N क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, N क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या देखा, हमने देखा Cp और दूसरा देखा Cp, यही देखा। Cp को हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा dq अपान m dt, इसको क्या लिखा, du अपान m dt, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, किलो जूल किलोग्राम केल्विन, किलो जूल किलोग्राम केल्विन, ये यूनिट हो जाएगा, किलो जूल ऊपर, किलोग्राम केल्विन, टेम्परेचर केल्विन, क्लियर, या जूल पर किलोग्राम केल्विन, जो आपके दिल करे वो आप यहाँ से लिख सकते हैं।
और आगे देखिए, Cp माइनस Cp क्या होता है, R होता है। इसको क्या कहते हैं, मेयर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेयर फॉर्मूला। ठीक है, जहां पर यहां पर ये जो होता है R अपान गामा माइनस वन होता है, और ये गामा R अपान गामा माइनस वन होता है। इसको भी याद रखिएगा। क्लियर, आप इसमें रख के देखेंगे तो यही आएगा आंसर। इसको रख के चेक कर लीजिएगा, आर का मान इतना है, सीपी का मान इतना निकल के आ जाएगा। सीपी क्या होता है, आर अपान गामा माइनस वन, सीपी क्या होता है, गामा आर अपान गामा माइनस वन होता है। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और देखिए जरा, क्लियर। अच्छा ये बताइए, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ठीक है, सीपी सीबी निकाल लिया हमने, इन दोनों में रिलेशन मेयर, और ये सीबी का मान होता है गामा आर अपान गामा माइनस वन, और सीबी का मान सीपी का मान होता है गामा आर अपान गामा माइनस वन, सीबी का मान होता है आर अपान गामा माइनस वन। ठीक है, क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। सीपी सीबी से बड़ा क्यों होता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है ना, ये क्यों बड़ा होता है ये ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। इसमें एनर्जी ज्यादा जरूरत होती है, इसमें एनर्जी की जरूरत थोड़ा कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। क्लियर, वो आप समझ चुके हैं डायग्राम से। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट टू पर डे करता हूँ, अगर आपको सच में यहाँ से कुछ फायदा हो रहा है तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, दूर दूर तक भेज दीजिए जहां तक लोगों को जरूरत है। ठीक है, पढ़ते रहिए और तब तक मत रुकिए जब तक अपने गोल को अचीव मत कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।